हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं मनदीप लांबाज आपके साथ इस चैनल पे डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी क्लास 10th की ज्योग्राफी के बारे में, जो कि आपकी कंटेम्प्रेरी इंडिया के नाम से आती है। ये बुक आपका चैप्टर 1 जो आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट होता है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे आप क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स देने चाह रहे हैं या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग ये वीडियो प्रोवाइड करेगी। दोस्तों, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन आता है कि रिसोर्स होता क्या है, आपका संसाधन होते क्या हैं, ये आपके दिमाग में उठता है। तो जो भी आपकी कंपोनेंट है, जो भी आपका एनवायरनमेंट में यूज करते हैं, जो भी आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करे, वो आपका रिसोर्स होता है। फॉर एग्जांपल आपके लिए बात करें तो आपके फिजिकल नेचर है, वो भी आपके लिए रिसोर्स है। आप जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं वो भी आपका रिसोर्स है, और आपके इंस्टीट्यूशन है वो भी आपका एक रिसोर्स है। तो इंटरडिपेंडेंट आपके रिलेशनशिप होता है बिटवीन नेचर एंड होम टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, आप ह्यूमन बींग उसके बीच में रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये डायग्राम है, इसमें आप ह्यूमन बींग कुछ फिजिकल एनवायरनमेंट की भी मदद लेते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं और इंस्टीट्यूशन की मदद लेते हैं। तो ये आपके लिए सभी चीज़ें मिलाकर आपको एक रिसोर्सेज बनते हैं। तो जनरली आपके जो भी आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करे वो आपका रिसोर्स होता है। अब आपके दिमाग में ये होता होगा कि क्वेश्चन आता होगा कि फ्री में गिफ्ट है आपके लिए ये सभी रिसोर्सेज जो कि आपके नेचर के द्वारा दिए गए। तो ये दोस्तों आपके फ्री में बिल्कुल भी नहीं है। रिसोर्सेज आपके फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। ह्यूमन कुछ एक्टिविटी करता है, उसके बाद ही उस रिसोर्स को डेवलप कर पाता है। ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो चीज़ आपके लिए रिसोर्स है या नहीं है। अभी ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, वो आपके लिए रिसोर्स हैं। अगर आपने कुछ देखा नहीं, आपके लिए वो चीज़ें कुछ भी नहीं है, तो वो एक आपके लिए रिसोर्स नहीं है। अब रिसोर्स को हम क्लासीफाई करते हैं कुछ फॉलोइंग वेज से। आपकी क्लासीफाई किया जैसे कि हम बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर बात करते हैं, तो बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक के आधार पर हम ओरिजिन के आधार पर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मिलते हैं, ये भी आपका क्लासिफिकेशन हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल भी होते हैं कुछ रिसोर्सेज, कम्युनिटी बेसिस पे होते हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल बेसिस पे भी आपके कुछ रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। कुछ रिसोर्सेज आपके स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर होते हैं, कुछ का पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक, रिजर्व्स, ये आपके कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं रिसोर्सेज के। एक एक को हम आगे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल और ह्यूमन। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं कि जो कि आपके पर्यावरण के द्वारा आपको मिले हैं। नेचर गिफ्ट है, तो ये रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्स की बात करें तो कंटिन्यूस उनका फ्लो चलता रहता है, और ये विंड भी होता है, आपका वाटर भी होता है, जो कि आपके रिन्यूएबल हो जाते हैं। अभी बायोलॉजिकल रिन्यूएबल की बात करें तो आपका नेचुरल वेजिटेशन है, जो आपके फॉरेस्ट हैं, वो भी आपके लिए रिन्यूएबल सोर्स है। वाइल्ड लाइफ है, वो भी आपके लिए एक रिन्यूएबल सोर्स है। नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो आपके कुछ रिसाइकलेबल होते हैं, कुछ आपके नॉन रिसाइकलेबल होते हैं। जो आपके मेटल्स हैं, धातु हैं, वो आपके लिए रिसाइकल हो जाता है। कुछ समय बाद आप यूटिलाइज किया, आप उसके बाद उसको और किसी फॉर्मेट में डालकर उसको यूटिलाइज कर लिया गया। आपके नॉन रिसाइकलेबल होते हैं, जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो आपके नॉन रिसाइकलेबल है। अभी ह्यूमन के अकॉर्डिंग हम रिसोर्स की बात करें तो ह्यूमन के अकॉर्डिंग आपके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज देखने को मिलती है। अभी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो आपकी बेसिस ऑफ ओरिजिन में बायोटिक और रिसोर्स और एबायोटिक रिसोर्स की हमने बात की। तो बायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो कि आपके बायोस्फीयर में मिलते हैं, जो आपके लिविंग थिंग्स होती हैं। तो लिविंग थिंग्स में आपके ह्यूमन बींग्स भी होता है, आपके फ्लोरा और फाना भी होता है, फिशरीज भी होते हैं, लाइफ स्टॉक भी होता है, ये आपके बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। एबायोटिक रिसोर्स की बात करें तो एबायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो कि आपके जैसे कि रॉक्स हुई, मेटल्स हुए, ये आपके एबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो आपके रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, जो कि आपके कुछ समय बाद रिसोर्सेज का यूज़ किया और उसके बाद रिन्यू हो गई। मतलब कि उनको आपके सोलर और विंड एनर्जी है, उसको आपने यूज़ किया, उसके बाद उनकी जो साइकिल है वो आपकी चलती रहती है, कंटिन्यूस उनका फ्लो चलता रहता है।
आज आपने हीट का या विंड का आपने एनर्जी में कन्वर्ट किया, ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो विंड नहीं चलेगी, विंड वो कंटिन्यूस चलती रहती है। तो इस तरीके से रिन्यूएबल सोर्स आपके हरदम रिन्यू होते हैं, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए हम उसको रिप्लेस करते रहते हैं, रिन्यूएबल करते रहते हैं। तो रिन्यू कहते हैं वो जो भी आपकी नवीकरणीय। अभी नॉन रिन्यूएबल की बात करें, जो कि अनवीकरणीय रिसोर्सेज होते हैं, जो कि आपके लंबे समय तक जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स उसमें लगते हैं उस प्रोसेस। जैसे कि मिनरल्स हैं, आपकी फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये आपके इसी टाइप के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके मेटल्स हैं वो रिसाइकलेबल हैं, जैसे कि आपकी मेटल है, जैसे कि आपकी लोहा है, आयरन है, वो आपका कुछ टाइम बाद आपने यूटिलाइज किया, उसका आप यूज़ किया और उसके बाद उसमें कुछ या तो उसमें रस्ट लग गया, तो रस्ट लगने के बाद आप उसको स्पेयर में भेज देते हैं, आप उसको सेल कर देते हैं, तो उसके बाद भी वो यूटिलाइज होता है। तो ये आपके रिसाइकल हो जाता है, उसको फिर से हम नवीकरण कुछ और उत्पाद बना देते हैं। फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो ये रिसाइकल नहीं होते, ये एक बार कंबक्शन हुआ। आप फॉर एग्जांपल पेट्रोल लगा लीजिए, पेट्रोल आप बाइक्स में डलवाते हैं, डलवाने के बाद ऐसा नहीं है कि उसको फिर से हम यूज करें, एक बार ही डलवाते हैं और फिर बाद में वो आपका कंबक्शन के थ्रू आपका फिर से रिसाइकल या उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मिलते हैं। अभी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करें तो इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं कुछ, तो आपके जो कि आपके उस पर आपका कब्जा होता है, इंडिविजुअल प्राइवेट आपकी ओन होती है। जैसे कि एग्जांपल लें, प्लॉट्स हुए, हाउसेज हुए, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जो नाम है वो आपकी इंडिविजुअल रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल आपके प्लांट्स हैं वो आपके इंडिविजुअल रिसोर्स हैं, आपकी प्लॉट्स हैं, आपके हाउस हैं, पॉन्ड है, वाटर है, उस पर आपका खुद का अधिकार है। कम्युनिटी लेवल की बात करें, कम्युनिटी ओन्ड पे आपकी रिसोर्सेज होते हैं, वो रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि आपके रिसोर्सेज आपके सभी मेंबर्स, कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक्सेस कर पाएँ। क्योंकि विलेज में कॉमन विलेज हुआ या आपके सिटी हुआ तो पब्लिक पार्क्स लगाइए, पिकनिक स्पॉट्स लगाइए, प्ले ग्राउंड्स लगाइए, वो आपके सभी पर्सनस उसको यूटिलाइज करते हैं, उस पर किसी एक पर्सन का अधिकार नहीं होता। ठीक है। नेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं, नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपके नेशन से रिगार्डिंग रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके कंट्री इंडिया की बात करें तो आपका पूरे के पूरे जो पॉलिटिकल बाउंड्री है लैंड मास पे, उस पर आपका अधिकार है। उसके बाद ओशियन में भी 12 नॉटिकल माइल्स आपका भी अधिकार रहता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22.2 किलोमीटर आपके कोस्ट से ज़्यादा अंदर टेरिटोरियल वाटर के पर भी आपका अधिकार होता है, वो आपका नेशनल रिसोर्स हुआ। इंटरनेशनल रिसोर्स की बात करें जो कि आपके ओशियन के अंदर होता है 200 नॉटिकल माइल्स का, जिसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का नाम देते हैं। तो ये रिसोर्सेज आपके ओपन ओशियन में होते हैं, इस पे इंटरनेशनली सभी कंट्रीज का अधिकार होता है। ठीक है। अभी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, जो हमारा फोर्थ पॉइंट था, पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं कि किसी रीजन में उस क्षमता होती है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल राजस्थान और गुजरात की बात करें तो वहाँ पर विंड और सोलर एनर्जी इतनी ज़्यादा है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, उसके डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि हम उसको पूरी को डेवलप कर पाएँ, हम कुछ भी उसका यूटिलाइज कर पाएँ। तो ये पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं जो कि आपके यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं हो रहे क्योंकि हमारे पास उनके लिए कोई डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा, हमारे पास कोई इक्विपमेंट की कमी है। डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों जो कि आपके समय दर समय उसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे या फिजिबिलिटी के आधार पे। आपका वो डिपेंड करता है डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, लेकिन आपका उसका फुल यूटिलाइज हो रहा है, वो आपका डेवलप्ड रिसोर्स के श्रेणी में आता है। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक आपका वो कंपाउंड होता है जो कि आपके जैसे आपने किसी प्रोडक्ट का आपने स्टॉक कर लिया तो वो उसी तरीके से होता है। मटेरियल है, एनवायरनमेंट में आपके कुछ पोटेंशियल्स होते हैं, ह्यूमन की नीड होती हैं जिसको फुलफिल करने के लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, हम उसको एक एक्स्ट्रा लेवल पे हम उसका यूटिलाइज करने पे। फॉर एग्जांपल आपका वाटर है, वाटर का यूटिलाइज आप करते हैं, वाटर का यूटिलाइज करते हैं लेकिन उसमें आपके 2 गैसेस का कंपाउंड होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
तो दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपका है उसमें रिच सोर्स होता है एनर्जी हाइड्रोजन। और ये दो, अगर आप प्लेयर्स की बात करें या क्रिकेटर्स की बात करें तो हाइड्रोजन वाटर पीते हैं, हाइड्रोजन वाटर लेते हैं, तो वो हाइड्रोजन वाटर आपकी एनर्जी का एक रिच सोर्स होता है, इस वजह से वो वाटर यूज किया जाता है। लेकिन हमारे पास उतना इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम उनको यूज़ कर पाएँ, इसलिए वो कमी है, वो एक उनका एडवांसमेंट नहीं आया है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स से वो चीज़ें होती हैं जो आपके रिवर्स है वाटर उसको जनरेट करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। आप डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, डैम कंस्ट्रक्ट इस वजह से करते हैं कि आपको फिर भी कभी भी आपके पास समस्या है, किसी जगह पर सूखा आए या फ्लड आए या फिर तो उसको मेंटेन कर पाएँ। फ्लड आए तो आप उसको रोक पाएँ, और आप अगर वहाँ पर कुछ डेजर्ट कंडीशन बने किसी भी जगह पर तो आप उनसे फ्यूचर में यूटिलाइज कर पाएँ। तो वो प्रोडक्ट आपका जो डैम कंस्ट्रक्ट किया उसमें आपका वाटर रिजर्व हुआ वो आपका रिजर्व्स कहलाते हैं। वो अब आपको क्लियर हुआ होगा। अभी इन जो रिसोर्सेज हैं इनका डेवलपमेंट कैसे किया जाए ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो दोस्तों कॉमनली आपको ये देखने को मिलता है कि आप रिसोर्सेज को ह्यूमन सर्वाइवल के लिए मेंटेन रखें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। आप सभी ये सोचते होंगे कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो आपके फ्री गिफ्ट किए गए हैं, नेचर के द्वारा मिल गए और उनको हम फिर से ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ समय बाद वो या तो लुप्त हो जाते हैं या फिर उसमें जो लेवल है वो आपका बहुत कम हो जाता है, मतलब कि उनकी अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये आपकी कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें, आप इकोलॉजिकली क्राइसिस हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हुई, ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ, एनवायरमेंट पोल्यूशन हुआ, लैंड डिग्रेडेशन हुआ, तो ये सभी चीज़ें आप उसका यूटिलाइज हाई लेवल पे करते हैं, उसका एक तरीके से अंधाधुंध यूटिलाइज करते हैं। तो इसकी वजह से उनका डेवलपमेंट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये तो है नहीं कि आज यूटिलाइज कर लिया तो आगे आने वाली जो भी यंग जनरेशन्स हैं उन वो यूटिलाइज नहीं करेंगे, उनको भी अपना जीवन जीना है। इस वजह से हमें डेवलपमेंट करना चाहिए टाइम टू टाइम रिसोर्सेज का। रिसोर्स की प्लानिंग के लिए हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, एक एक्सेप्ट हो जो कि आपके वाइड एरिया में, जैसे कि आपकी कंट्री की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि आपका किसी जगह पर पहाड़ मिलते हैं, किसी जगह पर आपके जो लैंड मिलती है, आपकी समतल मैदान मिलते हैं, कहीं पर आपका प्लेट्यू मिलता है। तो ये कंडीशंस देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, यहाँ पर मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स के बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्षमता है, यहाँ पर कोल और मिनरल्स की डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इतना नहीं हुआ है ताकि उनको हम यूटिलाइज कर पाएँ, तो वो करने की ज़रूरत है। अगर राजस्थान की बात करें, यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की कमी है। तो हमें एक प्रॉपर पूरे इंडियन सिनारियो पे हमें डेवलप करना चाहिए, जो कि आपकी रिसोर्स प्लानिंग कहलाती है। रिसोर्स प्लानिंग से हम ये सुनिश्चित करें कि किसी जगह पर कोई डिमांड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी वाटर रिसोर्सेज की राजस्थान में ज़रूरत है, तो जो भी आपके रिच इन वाटर रिसोर्सेज हैं उन जगह से आप यहाँ पर लेकर आएँ। तो ये एक तरीके से प्लानिंग बनानी चाहिए, ये इसको एक फुल यूटिलाइजेशन के लिए। लैंड रिसोर्सेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे प्लेन्स हैं, माउंटेन है, प्लेट्यू है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं वो आप सभी लैंड पर करते हैं, डिफरेंट वेज से करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आप यूटिलाइज करते हैं, सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए। नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सभी आपके लैंड रिसोर्सेज से मिलते हैं, क्योंकि लैंड से जुड़े हुए हैं वो। आपके प्लेन्स हैं 43% इंडिया में, माउंटेन्स है 30%, 27% आपके प्लेट्यू मिलते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये रिलीफ फीचर्स मिलते हैं, तो इनको कैसे यूटिलाइज करें, कैसे लैंड का रिसोर्सेज हम यूटिलाइज करें, वो डिपेंड करता है। अब लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से करें, हम फॉलोइंग पर्पजेज हैं हमारे। फॉरेस्ट के लिए करते हैं, फॉरेस्ट में आप कुछ भी उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, हम लकड़ियाँ ले रहे हैं, हम और कोई यूज़ कर रहे हैं फॉरेस्ट का, तो ये एक लैंड का यूटिलाइज हो रहा है।
आपका जो लैंड है वो अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, जैसे कि बैरन है, वेस्टलैंड है, वो आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होते, तो उसको भी हम डेवलप कर पाएँ। लैंड है जो कुछ नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में, जैसे कि हमने बिल्डिंग्स वहाँ पर खड़ी कर दी, हमने रोड्स बना दिए, हमें फैक्ट्रीज बना दी, तो ये जो भी न्यूमरस आपके एक्टिविटीज़ हैं ये भी आपका लैंड यूटिलाइजेशन हुआ। अभी नो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है, यानी कि एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, जो आपकी परमानेंट आपके ग्रेजिंग लैंड कहते हैं, जिसको हमें पशुचारण के लिए छोड़ दिया है, वो आपके कुछ लैंड है। लैंड अंडर जो आपके ट्री क्रॉप्स हैं, जैसे कि आपका नेट सोन एरिया है, उसके नहीं है, तो वो आपके कुछ रिसोर्सेज हैं। कल्चरल लेवल वेस्टलैंड मिलती है जो आपके 5 साल तक उस पर खेती नहीं हुई है, तो वो आपका कल्चरल वेस्टलैंड होती है, उसका हमें यूटिलाइज करना चाहिए। फैलो लैंड है, करंटली है या अदर देन करंटली फैलो लैंड है, यानी कि उस पर 1 से 5 साल तक अभी तक कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हुई, तो वो अदर देन करंट फैलो कही जा सकती है। नेट सोन एरिया की बात करें तो जहाँ पर हमने अभी रिसेंटली एग्रीकल्चर की और वहाँ पर कुछ हम बेनिफिट उठा रहे हैं, तो वो आपका नेट सोन एरिया हुआ। तो ये अलग अलग यूटिलाइजेशन हमें करनी चाहिए, उसके बिहाफ पे उसके कैसा किया जा सके। अभी हमें जर्नली आप देख सकते हैं कि जो 1960 से लेकर 2014 या 15 सिनारियो की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो ये डायग्राम्स, पाई डायग्राम्स आपको शोन हो रहे हैं, तो ये डायग्राम्स में एक चीज़ मेन है, जो ये आपका रीजन है, ये आपका जो कलर है, ये रीजन आपको इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया ये जो आपका है, यहाँ पर आपको इंडेक्स में देख रहे होंगे, तो नेट सोन एरिया में आपका कुछ इंक्रीज डिक्रीज कुछ ना कुछ तो हर एक में कुछ ना कुछ मिलता है। अभी आपके ये फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड में आपके यहाँ पर क्या था 18.11%, यहाँ पर आपके 23.3%, तो कुछ हमारा इंक्रीज हुआ। अगर हम यहाँ बात करें नेट सोन एरिया में, तो आपका 46.26 था, यहाँ पे 45.5 हुआ 2014 और 15 सिनेरियो। तो ये आपका चेंज होता रहता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा दिया गया है, आपका पूरा 100% का एक ग्राफ प्रोवाइड किया है। तो ये इस तरीके से हमें यूटिलाइज करना चाहिए। किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के दिन बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। तो हमें कंजर्वेशन कुछ मेजर्स रखने चाहिए, क्योंकि हमें 95% जो हमारी नीड्स हैं वो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग्स या जो भी चीज़ें हैं वो आप भूमि से लेते हैं, लैंड से लेते हैं। तो लैंड जो भी आपके ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो आप जैसे डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, या उसमें बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रहे हैं, तो ये एक हमारे लिए बड़ी समस्या है। तो मेन रीजंस की बात करें लैंड डिग्रेडेशन की, गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो ये आपका ओवर ग्रेजिंग की वजह से हुआ, मतलब कि यहाँ पर अतिचारण हुआ, ओवर ग्रेजिंग हुआ, इस वजह से आपकी लैंड डिग्रेड हो गई। पंजाब, हरियाणा या वेस्ट यूपी की बात करें तो यहाँ पर इरिगेशन बहुत ज़्यादा हुए, इस वजह से लैंड डिग्रेड हुई। लैंड डिग्रेड होने की वजह ये थी क्योंकि आपकी वाटर लॉगिंग हुई, इसकी वजह से आपकी सैलिनिटी और एल्कलाइनिटी आपकी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। रिसेंटली हम बात करें इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारे मेजर जो लैंड यूज़ हैं, लैंड रिसोर्सेज हैं, उनको वो ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि आपके वाटर पोल्यूशन है। अब जो भी वाटर उसमें डालते हैं, जो भी आपका पानी खेत में देते हैं, तो वो पोल्यूटेड वाटर, तो पोल्यूटेड वाटर से आपकी लैंड पर भी असर हो रहा है। अभी हम सोइल एज ए रिसोर्सेज की बात करें तो सोइल एज ए रिसोर्सेज में मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट आपके रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स हम सोइल को रखते हैं, क्योंकि आपका टाइम टू टाइम आपकी सोइल्स है वो चेंज होती रहती है। आपके पहाड़ों से, नदियों से, आपके एलोवियल सोइल से लाते हैं, या आपकी जो भी है डेन्यूडेशन प्रोसेस, वेदरिंग प्रोसेस के साथ साथ ये चीज़ें आपकी चेंज होती रहती हैं। मीडियम है आपका प्लांट ग्रोथ के लिए, आपके जो मीडियम है वो आपका सोइल है, जिसके साथ हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको सपोर्ट करके हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं। मिलियंस ईयर्स हो आपके सोइल है, वो सोइल के डेप्थ आपकी मिलती है, डेप्थ एक प्रॉपर डेप्थ मिलती है, क्योंकि आपकी टॉप सोइल लेयर होती है जो कि आपके ऊपर सोइल लेयर बोलते हैं, उसके नीचे कुछ होते हैं, फिर बाद में ये अलग अलग सोइल की लेयर्स होते हैं। ये प्रोफाइल में हमने मैच यहाँ पर दिखाई हुई है। तो
तो सोइल को किस अकॉर्डिंग हम उसको किस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें उसे क्लासीफाई करते हैं, तो आपकी सोइल की फॉर्मेशन कैसी हुई, उसकी उद्भव कैसे हुआ, उसका कलर क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसकी एज क्या है, उसके आधार पे हम सोइल को क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई की बात करें तो एलुवियल सोइल है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके नॉर्थर्न जो प्लेन्स हैं, आपकी यूपी हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये एलुवियल सोइल है। इसके डिपॉजिट आपके हिमालय के जो रिवर्स हैं, आपके इंडस हुई, गंगा हुई, ब्रह्मपुत्रा हुई, इसकी वजह से आपके एलुवियल सोइल टाइम टू टाइम आती रहती है। एलुवियल सोइल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोपोर्शन होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का। ये आपके लिए एक ग्रेन्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके डिस्क्राइब करते हैं उसकी एज का। अभी अकॉर्डिंग टू बात करें तो कि एज के अकॉर्डिंग एलुवियल सोइल का भी क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। आपकी ओल्ड एलुवियल मिलती है जिसको हम बांगर बोलते हैं, और न्यू एलुवियल तो इसको हम खादर बोलते हैं। खाद युक्त यानी खादर मीन्स खाद युक्त। बांगर जो आपकी देखने को मिलती है, जैसे कि भिवानी बांगर आप कहते हैं हरियाणा में, तो भिवानी बांगर ये आपका ओल्ड एलुवियल है। यहाँ पे पहले कभी फ्लड का जो पानी था वो आता था, लेकिन अभी नहीं आता, रिसेंटली नहीं आता, तो वो पुराने जो भी ओल्ड एलुवियल सोइल यहाँ पर देखने को मिलती है। खादर में आपकी न्यू एलुवियल सोइल देखने को मिलती है। एलुवियल सोइल की बात करें, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूटिलाइज मिलती है, इस टाइप की आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भी आपकी शुगर केन, पैडी, व्हीट, जो भी आपकी पल्सिस क्रॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं। यहाँ पर अगर बात करें पोटास, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम की अधिकता होती है इसमें, जिसकी वजह से आपकी ये एडिक्वेट प्रोपोर्शन देखने को मिलते हैं इस सोइल में। ब्लैक सोइल की बात करें तो एक जनरली आपकी ब्लैक इन नेचर होती है, ब्लैक इन कलर होती है, इसको हम रेगुर सोइल भी कहते हैं। डेक्कन ट्रैप जो आपका बेसाल्ट लावा है, बेसाल्ट लावा में ये देखने को मिलता है। नॉर्थ वेस्टर्न जो डेक्कन प्लेटू है वहाँ पर आपको लावा के स्प्रेड की वजह से ये सोइल बनती है। इन एडिशनल बात करें तो इसमें सोइल न्यूट्रिशन से आपके इन्वॉल्व होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम, ये आपके देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जनरली आपके फॉस्फोरिक कंटेंट्स होते हैं वो उनकी कमी देखने को मिलती है ब्लैक सोइल में। रेड और येलो सोइल की बात करें तो रेड और येलो सोइल क्रिस्टलाइन इग्नियस टाइप की होती है। ये आपकी लो रेनफॉल की वजह से होती है। ईस्टर्न साउथर्न पार्ट में आपका देखने को मिलती है, डक्कन प्लेट्यू में ये सोइल डेवलप होती है। रेडिश कलर की डिफ्यूजन ऑफ आयरन, क्रिस्टलाइन रवेदार यानी मेटामॉर्फिक उसमें चेंजमेंट हो जाता है, इस वजह से ये डेवलप होती है। लेटराइट सोइल की बात करें, लेटराइट मीन्स आपकी ब्रिक, जो ईंट कहते हैं इसको हिंदी में, तो आपकी लेटराइट आपकी ब्रिक के रूप में दिखती है। लेटराइट सोइल जब डेवलप होती है जबकि आपकी उसमें लीचिंग प्रोसेस होती है ड्यू टू हैविंग रेन, आपकी ज़्यादा वर्षा वहाँ पर होती है तो इसकी वजह से आपकी लीचिंग प्रोसेस हो जाती है, इस वजह से लेटराइट सोइल बनती है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में बनती है, वेट और ड्राई सीजन में। लेटराइट सोइल में मोस्टली आपको देखने को मिलता है डीप और वेरी डीप एसिडिक पीएच स्केल होता है वो ज़्यादा मिलता है। एरिड सोइल की बात करें, एरिड सोइल वो होती हैं जो कि आपके रेड और ब्राउन कलर की देखने को मिलती है। जनरली आपकी सैंडी इन टेक्सचर मिलती है, सैलाइन इन नेचर मिलती है, ड्राई क्लाइमेट मिलता है, हाई टेम्परेचर मिलता है, इवेपोरेशन देखने को मिलता है, फास्टर इन सोइल लैक्स मिलता है, उमस मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, इस वजह से आपकी देखने को मिलती है। फॉरेस्ट सोइल की बात करें तो फॉरेस्ट सोइल आपकी जर्नली हिली एरियाज में मिलती है, माउंटेन्स में मिलती है, ये आपकी देखने को मिलती है। यहाँ पर रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट अवेलेबल होते हैं, लोमी मिलती है, सोइल आपकी सिल्ट मिलती है, और ये वैली की जो साइड होती है, वैली की साइड में आपको अपर स्लोप्स में भी देखने को मिलती है। फॉरेस्ट सोइल की बात करते हैं। अभी आपका जो मैप के थ्रू ये बात करें, ग्रीन कलर से आपके फॉरेस्ट माउंटेनियस सोइल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, या आपके लाइट ग्रीन की बात करें एलुवियल सोइल को, ये अलग अलग डिफरेंस आपका किया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा आपकी सोइल क्या है, तो आपके एलुवियल सोइल देखने को मिलता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ये आपको देखने को इसमें मेजर सोइल टाइप्स देखने को मिलती हैं इस मैप के थ्रू। अभी आपकी कंडीशन होती है सोइल इरोजन या सोइल कंजर्वेशन की। आपकी सोइल इरोजन बहुत होता है, पानी की अधिकता की वजह से, आपकी रिवर्स की फ्लड की वजह से सोइल का इरोजन होता है। तो ये एक तो सोइल का इरोजन गुली इरोजन होता है। जो गुली इरोजन होता है ये आपकी चलता हुआ पानी है, जो रनिंग वाटर है वो कट करता है आपकी सोइल को, और वो एक चैनल्स में, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये चैनल्स में चल पड़ा है, ये पानी यहाँ से चैनल्स में हो गया, तो ये आपके गुली इरोजन का एग्जाम्पल देखने को मिलता है।
अगर पूरी की पूरी लेयर को ही हम वॉश कर दें तो वो आपका सीट इरोजन देखने को मिलता है। तो ये जो आपका चैप्टर में बिल्कुल देखने को मिलता है, इतने जो पेजेस हैं इसमें ये सम अप करके ये कुछ वैल्यूबल चीज़ें मिलती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।